ऑसिलेशंस के इस चैप्टर में हमने तरह तरह के ऑसिलेशंस के बारे में बात किया है। हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में बात किया। वहां पर सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम एक रस्सी से एक बड़ा सा मास या फिर कोई भी मास यहां ऐसे बांध दे और इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, और इसे अगर यहां से हम छोड़ देते हैं तो ये इस तरह से ऑसिलेट करते रहता है, ऐसे ऑसिलेट करते रहता है। हमने ये पढ़ा था थियोरेटिकली। हम ये कहते हैं कि ये हमेशा ऑसिलेट करेगा क्योंकि इसे रोकने वाला कोई है नहीं। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली होता क्या है, जैसे ही ये मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल ये पेंडुलम है, ये मूव कर रहा, अभी ये इस पोजीशन में है, इसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो अभी इसका टेंडेंसी है इस तरफ जाने का। तो होता क्या है, देखिए जैसे ये मूव कर रहा है तो आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये टकरा रहा है और इस एयर ड्रैग के कारण इसका एनर्जी जो है ये रिड्यूस कर रहा है। कुछ एनर्जी यहां से इन एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाता है, कुछ हद तक विस्कोसिटी भी काम करता है। और साथ ही साथ यहां पर देखिए ये रस्सी जो यहां पर बंधा हुआ है, ये अगर ऐसे मूव करते रहा ऐसे, तो जहां पर ये बंधा हुआ है इस जगह पे एक्ट करेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। सो इस फ्रिक्शन और इस एयर ड्रैग के कारण इसका जो एनर्जी है ये एनर्जी लूज करेगा ये पेंडुलम, और ये धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट करते हुए धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड घटते जाएगा और ये धीरे धीरे रुक जाएगा। इस तरह के ऑसिलेशन को कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। और हमने थियोरेटिकली जो पढ़ा था कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये हमेशा ऑसिलेट करते रहेगा, इसे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और इस केस में जो हमें प्रैक्टिकली दिखता है उसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो धीरे धीरे रुक जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में ही बात करेंगे और उसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए एक सिचुएशन बना लेते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा कहीं पर। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम यहां से सीलिंग से एक स्प्रिंग सस्पेंड करते हैं। तो चलिए ये रहा स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को हमने सस्पेंड कर दिया और यहां पर हम बांध देते हैं या फिर अटैच कर देते हैं यहां पर एक मास, इसका मास है m। अब अगर इसे हम थोड़ा सा खींचते हैं या चलिए धकेलते हैं, थोड़ा सा हमने इसे ऊपर की तरफ धकेल दिया तो ये स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगा और जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, उसके कारण इसका होगा डैम्पिंग और धीरे धीरे ये एनर्जी लूज करेगा और इसका एम्पलीट्यूड घटते जाएगा और कुछ देर बाद ये रुक जाएगा। चलिए इसी चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा इसे अलग तरीके से देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक वेन अटैच कर लेंगे। हिंदी में वेन को फलक कहते हैं। सो यहां से ऐसे हमने अटैच कर दिया एक वेन, इसका मास नेग्लिजिबल है, सो हमने अटैच कर लिया ऐसा वेन। और अब अगर इसे ऑसिलेट करेंगे तो वेन भी ये ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे। इसे क्या करते हैं हम, इस वेन को हम रखते हैं चलिए पानी के अंदर, चल किसी भी लिक्विड के अंदर। सो यहां पर हमने इसे रख दिया पानी के अंदर ऐसे, और यहां पर है पानी। तो अब सोचे क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा और पानी में एक विस्कस फोर्स इस पे अप्लाई करेगा पानी, उसके कारण ये रुक जाएगा कुछ देर बाद।
तो अब देखिए इक्वेशन हमें बनाना है। हम क्या करते हैं, ये जो इसका मीन पोजीशन है उसे प्लॉट कर लेते हैं और इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं। चलिए, ये है एक्स एक्सिस और ये इसका जो मीन पोजीशन है वो इसे 0 से इंडिकेट करते हैं, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए, अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ, फिर छोड़ देंगे, तो आपको पता है क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, वेन भी साथ ही साथ नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। यहां इस पर बहुत सारे फोर्स एक्ट करेंगे। उनमें से एक फोर्स होगा कि ये जो वेन है, इस वेन पे जो ये लिक्विड विस्कस फोर्स अप्लाई कर रहा है। आपने जब विस्कसिटी पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो विस्कस फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है जिस बॉडी पे ये विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी के वेलोसिटी पे। अब देखिए, एक सर्टेन सिचुएशन हम कंसीडर कर लेते हैं। कैसा सिचुएशन? मान लेते हैं कि ये बॉडी अभी इस सर्टेन पोजीशन में है, मीन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी, ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो स्प्रिंग है, आप ये भी देख ले कि ये जो वेन है ये कहां पर पहुंचेगा। इस वेन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो वेन जो है ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, वेन यहां पर पहुंच गया। अब स्प्रिंग देखे क्या करेगा, हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, इस बॉडी पे स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा। किस तरफ फोर्स लगाएगा? स्प्रिंग इसे धकेलेगा, स्प्रिंग इसे नीचे की तरफ धकेलेगा। इसका जो फोर्स होगा ये बराबर होगा के एक्स के। वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो यहां एक नेगेटिव साइन लगता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। सो के एक्स के बराबर हो गया ये फोर्स। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स स्प्रिंग के कारण लगा। स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगा दैट इज के एक्स, और वो इस पोजीशन में देखिए किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि स्प्रिंग इसे नीचे की तरफ धकेलेगा। और मान लेते हैं इस समय इसका जो वेलोसिटी है, इस समय इस जगह पे इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v है। अब एक बार इसी को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इसी को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, एफ एस जो है, जो कि स्प्रिंग लगा रहा एज वेक्टर, ये बराबर होगा नेगेटिव के एक्स के। एक्स यहां पर एज वेक्टर अगर हम इसे कंसिडर करें। अब और क्या फोर्स है देखिए, अगर ये बॉडी, ये मास, ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी v है, तो वेन का भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो v होगा। सो वेन भी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जैसे कि हमने बात किया, जो विस्कस फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके वेलोसिटी पे। सो यहां पर इस वेन पे एक विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मोशन का डायरेक्शन किधर है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। देखिए वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो इस पर जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगा ये ऊपर की तरफ होगा, और ये प्रोपोर्शनल होगा v के। सो यहां पर ये जो फोर्स है ये ड्रैग फोर्स है, मान लेते हैं, चलिए एफ डी फॉर ड्रैग फोर्स। सो ये जो एफ डी होगा, जो ड्रैग फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल होगा v के। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वालिटी साइन से, तो यहां पर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बी नाम दे देते हैं इसे, और ये हो गया बी वी। इस बी को देखिए, अभी मैं साइन यहां पर एक नेगेटिव साइन लगेगा, वो वेक्टर फॉर्म में हम जाके बात करेंगे। इस बी को हम कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग, देखिए डैम्पिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स या जो ड्रैग फोर्स है वो उतना ज्यादा होगा, और ऑसिलेटिंग बॉडी उतना जल्दी रुक जाएगा। सो ये डैम्पिंग कांस्टेंट ये डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी वो रुक जाएगा, डाई ऑफ होगा वो ऑसिलेशन। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? सो इसी को हम कहेंगे एफ डी, जो ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा
जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगता है, उसी के मोशन को तो रोकता है, वो रिलेटिव मोशन को रोकता है। तो जब बॉडी मूव करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, उसके पीछे की तरफ ड्रैग फोर्स लगता है, उसे रोकता है। तो यहां पर भी ये ड्रैग फोर्स इस वेन को रोकेगा। सो जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगेगा। सो वेक्टर फॉर्म में हम इसे कुछ ऐसा कहेंगे, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव बी वी एज वेक्टर। तो फिर अब देखिए इस मास पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक तो ये फोर्स के एक्स और दूसरा एफ डी। यहां पर आपको लग सकता है कि mg कहां गया? mg तो भाई पहले ही बैलेंस्ड हो गया था। जब यहां पर स्प्रिंग था, ये अनस्ट्रेच्ड था, जैसे ही आपने यहां मास सस्पेंड किया ये स्ट्रेच्ड हो गया। तो वो जो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हुआ उसी के साथ तो mg बैलेंस्ड हो गया, जिसे हम मीन पोजीशन कह रहे थे। ये जो मीन पोजीशन था, अगर ये मास बंधा हुआ ना होता तो क्या ये स्प्रिंग का जो एंड है उसका मीन पोजीशन होता? नहीं होता। स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस्ड रहता, स्प्रिंग शायद इतना सा रहता, लेकिन मास हमने बांध दिया, उसके कारण ये नीचे ले गया इसे। तो वहीं पर mg बैलेंस्ड हो गया। सो mg यहां पर कंसिडरेशन में और फिर से आएगा ही नहीं। तो अब देखिए इस पे जो नेट फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी पे, अभी वो नेट फोर्स, उसे नाम दे देते हैं एफ। चलिए ये एफ, ये नेट फोर्स है, जो कि ऑब्वियसली वेक्टर सम के बराबर होगा दो फोर्सेस के। एक तो एफ एस है, दूसरा एफ डी है। सो यहां से हम कहेंगे एफ एस प्लस एफ डी, वेक्टर सम दोनों फोर्सेस का, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये देखिए क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करेगा उस मास पे, वो बराबर होगा एफ एक्स की जगह नेगेटिव के एक्स, एक्स एज वेक्टर, और एफ डी की जगह नेगेटिव वी बी। सो नेगेटिव पी वी। तो फोर्स, ये जो फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, उस फोर्स के कारण, जो नेट फोर्स होगा उसी के कारण इस पे एक्सेलरेशन होगा। सो वो एक्सेलरेशन जो है, वो एक्सेलरेशन अगर ए है, तो फिर हम यहां से कह सकते हैं जो फोर्स है, ये फोर्स बराबर है मास, जो भी बॉडी का मास है जिसे हमने m माना था, m इंटू इस पे बना एक्सेलरेशन, जो कि बराबर होगा नेगेटिव के एक्स माइनस बी वी के। अब देखें इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो एम ए है, इसी साइड में हम ले जाते हैं इन दोनों को। सो प्लस बी वी माइनस, माफ कीजिएगा, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। इसी को कुछ हम ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सो यही बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस बी, वी की जगह हम लिखेंगे डी एक्स डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें मिल गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो x के लिए जो वैल्यू मिलता है, x बराबर हो जाता है किसके, a, जो कि इसका एम्पलीट्यूड होता अगर ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता, मतलब कि इस बॉडी को जो डिस्प्लेस किया गया था शुरू में, वो जितना डिस्प्लेस किया गया था, यहां तक मान ले डिस्प्लेस किया गया था, सो इस पोजीशन तक, तो ये जो है मीन पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस है ये हो गया a। सो ये a इंटू ऑयलर नंबर, जिसका की वैल्यू होता है 2.71828 एंड सो ऑन। सो e का वैल्यू है ये, और इसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। सो ये e टू द पावर नेगेटिव bt डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा डैश t प्लस 5। यहां पर ओमेगा डैश जो है उसका भी वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके सोल्यूशन के तौर पे जो मिलता है ओमेगा डैश, ये इस बॉडी का ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा।
So omega dash is equal to square root of k divided by m minus b squared divided by 4m squared. So ये ओमेगा डैश जो कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर आप देखिए, ये तो इसके मोशन को इंडिकेट कर रहा है एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट यहां पर ये जो पार्ट है ये इसका एम्पलीट्यूड है जो कि समय के साथ साथ घटते जा रहा है। अगर आप इसके जो मोशन है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, इसका जो पोजीशन है, उसे अगर प्लॉट करते हैं तो डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। कैसा मिलेगा वो, जो इसका पोजीशन है वो कैसा है। तो यहां पर ये स्प्रिंग है, अगर ये आइडियल सिचुएशन होता और ये अगर मान ले बॉडी है, इसे अगर हम ऊपर की तरफ खींच के छोड़ देते तो ये ऐसे ऑसिलेट करता इस तरह से, फिर इधर जाता। तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, इसका जो पोजीशन है, ये चलिए ये इसका एक्स एक्सिस हमने माना था, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स, तो इसे अगर हम अभी प्लॉट करते हैं तो हमें कैसा दिखता है। आइडियल सिचुएशन में कैसा दिखेगा कि सबसे पहले समय के साथ ये जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये पोजीशन एक्सिस है। सो समय के साथ साथ हमें क्या दिखेगा कि बॉडी जो है ऐसे ऊपर से, चलिए ऊपर से हम छोड़ रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 0 में हमने इसे जो खींचा था, यहां से हमने जब छोड़ा तो टाइम इज इक्वल टू 0 था। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ ऐसा दिखेगा। आइडियल सिचुएशन में कुछ ऐसा हमें ग्राफ दिखेगा। लेकिन अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन हो उस समय क्या होगा? डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड घटते जाएगा। तो सिचुएशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वही टाइम एक्सिस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में कुछ ऐसा होगा, ये धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड घटेगा और ये ऐसे डाई ऑफ हो जाएगा। सो पहला केस जो था ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक बार इन दोनों तरह का जो ऑसिलेशन है उसका जो एनर्जी है बॉडी का, जो ऑसिलेटिंग बॉडी का एनर्जी है, उसे भी देख लेते हैं। सो जब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इससे पहले हमने उसे डिराइव किया है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होता है? सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम देखेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें, पहले चलिए अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कंसीडर कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इस केस में हमने ये डिराइव भी किया था कि इस केस में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है ये बराबर होता है हाफ इंटू के इंटू इसका जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो फिर यहां पर इस केस में, इस डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो ये है। तो अब एम्पलीट्यूड की जगह यही वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। सो अब फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, इस केस में हम कहेंगे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू ई, जो कि बराबर होगा हाफ इंटू के इंटू ए की जगह ए इंटू ई टू द नेगेटिव बी टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम, अब इसका स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू के
इंटू पहला जो टर्म है a इसका स्क्वायर इंटू ये जो दूसरा टर्म है इसका स्क्वायर। तो इसे स्क्वायर करेंगे तो यहां पर देखिए ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। सो e टू द नेगेटिव bt डिवाइडेड बाय m। सो ये हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूं कि ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट का पार्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं।